नमस्कार बच्चों। आज हम अपने पहले पाठ को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। कल हमने इसके अंदर पढ़ा कि कैसे फ्रांस की क्रांति ने और नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की बात करेंगे। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्र राज्यों के उदय से पहले जिन देशों को आज हम यूरोप में देखते हैं, उनकी उत्पत्ति से पहले, उनके उत्थान से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप का राजनीतिक परिदृश्य क्या था। इस बिंदु में से यही पहला प्रश्न बनता है। ये हमारे पुस्तक का दूसरा पॉइंट है जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। हमें जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि जिस प्रकार के राष्ट्र या देश आज हम यूरोप में देखते हैं वैसे उस समय नहीं थे। सीधा साधा मतलब है कि जो आज के समय यूरोप में देश है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस, बेल्जियम है, वो उस समय नहीं थे। तो फिर क्या था? उनके स्थान पर निरंकुश शासक थे, उनके स्थान पर राजा थे, राजाओं का शासन था। और इन निरंकुश राजाओं के शासन में यूरोप डचों में, राजशाहियों में और कैंटनों में बटा हुआ था। ये राजतंत्र की प्रशासनिक इकाइयां हैं। हमें एक ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इन निरंकुश राजाओं के शासन में अलग अलग जातीय समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते थे जो अपने आप में किसी सामूहिक पहचान से बंधे हुए नहीं थे। इसीलिए इनको राष्ट्र नहीं कहा जाता था, इसीलिए इनको राजशाही या राजतंत्र कहा जाता था। इनकी अपने राज्य के प्रति कोई आस्था नहीं थी। अब हम ये बात करते हैं एक उदाहरण के रूप में। हमने देखा कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का क्षेत्र है वहां पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था इस समय में, जिसका नाम था हैब्सबर्ग साम्राज्य। ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग साम्राज्य। इस साम्राज्य के उदाहरण से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि यूरोप कैसे अलग अलग जातीय समूह, भाषा समूह और सामाजिक समूह में बटा हुआ था। इस हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर विभिन्न क्षेत्र आते थे, जैसे कि एल्प्स के तिरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बोहेमिया आदि क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। यहाँ के कुलीन लोग, ऑस्ट्रिया के, बोहेमिया के, एल्प्स के तिरोल, ये सभी लोग जर्मन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन। यानी कुछ लोग जर्मन भाषी हो गए और ये सब थे कुलीन, अमीर वर्ग के लोग। इसी साम्राज्य में दो क्षेत्र थे जिनका नाम था लाम्बार्डी और वेनेशिया। यहाँ के जो कुलीन लोग थे लाम्बार्डी और वेनेशिया के, ये लोग इतालवी भाषा बोलते थे। ये लोग इतालवी भाषा बोलते थे। इसके अलावा गालिशिया के जो कुलीन लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। इनके अलावा इसी साम्राज्य में बहुत से ऐसे लोग थे जो गरीब थे, जो किसान थे और खेती करते थे, जैसे बोहेमियन थे, स्लोवेन्स थे, स्लोवाक्स थे, है ना। साउथ में एक जाति थी क्रोएट, पूर्व में लोग थे राउमन। तो ये जो बातें हैं ये दिखाती हैं कि यूरोप के अंदर कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। ये अलग अलग पहचानों में, अलग अलग जातीय समूह में, अलग अलग सामाजिक समूह में बटे हुए निरंकुश शासकों के अधीन एक राजशाहियों का दौर था। तो
दूसरे बिंदु के बाद हमारा 2.1 है कुलीन व मध्य वर्ग। यूरोप के अंदर उस समय कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग दोनों विद्यमान थे। कुलीन वर्ग जो थे वो एक साझा जीवन शैली से आपस में जुड़े हुए थे। सीधा साधा मतलब है समाज का उच्च वर्ग। ये लोग आपस में वैवाहिक संबंध करते थे। ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन ये लोग बहुत प्रभावशाली थे। क्यों प्रभावशाली थे? क्योंकि इनके पास साधन ज्यादा थे। गांव में इनके पास बड़ी बड़ी जायदाद हुआ करती थी, जहां पर ये किसानों से खेती करवाते थे। शहरों में इनके पास हवेलियां होती थी और ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। इसी प्रकार इनके अधीन किसान जो थे वो इनकी जमीनों में खेती किया करते थे। मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो पूर्वी और मध्य यूरोप की बात मैं करूंगा कि यहां पर धीरे धीरे औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में औद्योगिकरण पहले हो चुका था 18वीं सदी के अंत में, जबकि फ्रांस में और जर्मनी में ये 19वीं सदी में हुआ। औद्योगिकरण से शहरों की जनसंख्या बढ़ी, शहरों की संख्या बढ़ी और समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ जो उद्योगों से जुड़ा हुआ था। आप उसे कह सकते हैं व्यापारी वर्ग। ऐसा वर्ग जो व्यापार से या सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था वह मध्यम वर्ग कहलाया। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिक वर्ग भी थे। जो मुख्य बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत हो चुका था और समाज में जो नया वर्ग पैदा हुआ मध्य वर्ग, उसी ने सबसे पहले राष्ट्र राज्यों की मांग की या राष्ट्र का विचार शुरू किया। इसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है 2.2 उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। बेटा हमने 9th क्लास में भी उदारवाद का अर्थ समझा था। इस बिंदु को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके दो पक्षों पर गौर करना होगा। राजनीतिक दृष्टि से उदारवाद क्या था और आर्थिक दृष्टि से उदारवाद क्या था। उस समय यूरोप में और विशेष रूप से फ्रांस में जो लोग उदारवादी थे, जो लोग उदारवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे, वो सभी को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि इनका यह मानना था, उदारवादी राष्ट्रवादियों का यह मानना था कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। एक अच्छी बात जो उदारवादियों में थी वो जन्म के आधार पर जो भी विशेषाधिकार मिलते थे, जो राजशाहियों में कुलीन और पादरी वर्ग को होते थे, ये उनके पक्ष में नहीं थे। ये कहते थे कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। इस तरह से ये एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती थी, जो संवैधानिक व्यवस्था से चलती थी। ऐसी सरकार के पक्ष में थे। लेकिन निर्वाचित संसदीय प्रतिनिधियों की सरकार का अर्थ ये नहीं था कि ये लोग सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में थे। आपने देखा कि फ्रांस के अंदर सिर्फ संपत्ति धारक पुरुषों को ही मत डालने का अधिकार था। जेकोबिन क्लब के शासनकाल में सभी को अधिकार दिया गया, लेकिन पुनः नेपोलियन के शासनकाल में वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों तक सीमित कर दिया गया। महिलाओं से यह अधिकार पुनः छीन लिया गया था। तो इस प्रकार
उदारवादी एक ऐसा शासन चाहते थे, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। उदारवादियों का आर्थिक एजेंडा क्या है, या उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव चाहते थे? सबसे जरूरी जो बात है, उदारवादियों की ऐसी सोच थी कि व्यापार में रुकावट नहीं होनी चाहिए, पूंजी के आवागमन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, आयात निर्यात शुल्क की जो बाधाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, और व्यापार के जो अवरोध हैं, जिन्हें आप शुल्क कहते हैं, उनको हटाना चाहते थे। उदाहरण के लिए हमने ये पढ़ा है, या अभी फिर देखेंगे कि नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया, जालवेराइन संघ। उस जालवेराइन संघ ने सभी छोटे छोटे जो सीमा शुल्क थे, जैसे कि आप हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाएंगे तो बीच में 11 जगह आपका टैक्स लगेगा, और हर बार 5% लगेगा। इससे क्या होगा, चीजें बहुत महंगी हो जाएगी। व्यापारी कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कर व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। तो उसने उन सबको मिलाकर एक संघ बना दिया प्रशा के अधीन, जिसे कहा गया जालवेराइन संघ। और हमें याद रखना है कि इसने सभी मुद्राओं की संख्या घटाकर 2 कर दी। पहले हर राज्य की अपनी अपनी मुद्रा थी, हर राजा के शासन में अलग अलग नाप तोल की प्रणाली थी। तो इस चीज को व्यापारी व्यापार में रुकावट मानते थे, और उदारवादियों ने ऐसी विचारधारा रखी कि ये रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये बेटा उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ था। राजनीतिक रूप से ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी को अधिकार हो, जहां निर्वाचित सरकार हो, जहां कानून की बराबरी हो। आर्थिक रूप से ऐसी व्यवस्था जिसमें पूंजी का और वस्तुओं का आवागमन सरल हो। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको इसको बिंदुवार ऐसे ही लिखना है। अब हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है वियना कांग्रेस पर। यह प्रश्न इस अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1815 के वियना कांग्रेस में क्या बदलाव किए गए, या वियना कांग्रेस के क्या निर्णय थे। वियना कांग्रेस थी क्या? देखो, जिन शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था, इंग्लैंड, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, उन सब के प्रतिनिधि 1815 में वियना में मिले। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, इसको वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने की थी। उस समय मैटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इन सब लोगों ने मिलकर जो जो क्षेत्र नेपोलियन ने जीते थे वो सारे बर्खास्त कर दिए। वो उन राजाओं को वापस दे दिए जो पुराने राजा थे। जैसे फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन पुनः स्थापित कर दिया। इसके अलावा फ्रांस की सीमाओं पर बहुत से नए राज्य स्थापित कर दिए, जैसे कि फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड बना दिया गया, और इसमें बेल्जियम को मिला दिया गया। इसी प्रकार दक्षिण में पीडमार्ट को जिनेवा दे दिया गया, पूर्व में रूस को पोलैंड दे दिया गया, प्रशा को भी कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ये सारे बदलाव इसलिए किए गए थे कि जो नेपोलियन ने जीत हासिल की थी उसको पुनः बदल देना। दूसरी बात, यूरोप में एक नया रूढ़िवाद स्थापित करना, यानी राजाओं का शासन पुनः आ गया। आप कह सकते हैं कि क्रांति जहां से शुरू हुई थी घूमकर 1815 में वापस वहीं आ गई।
लेकिन नहीं, ये सभी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं निरंकुश थी। ये व्यवस्थाएं अपनी आलोचना स्वीकार नहीं करती थी। इनके शासन में सेंसरशिप लागू थी। सेंसरशिप का मतलब है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। कोई अपनी किताबें नहीं छाप सकता, अखबार नहीं निकाल सकता, राजा की आलोचना नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे जो उदारवादी लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने पुनः क्रांति की ज्वाला जलानी शुरू की। तो इस बिंदु में से ये दो प्रश्न हमें करने हैं। अब हम अपने दूसरे बिंदु के अंतिम पॉइंट 2.4 क्रांतिकारी की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारी होने का मतलब उस समय था रूढ़िवादी शासकों का विरोध। वो रूढ़िवादी शासक जो 1815 में वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में स्थापित हुए थे। इन निरंकुश शासकों ने अपनी आलोचना करने वालों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्रांतिकारी भूमिगत रहकर कार्य करते थे। क्रांतिकारी होने का मतलब था संघर्ष का रास्ता, जो रूढ़िवाद को समाप्त कर प्रजातंत्र या नागरिकों का शासन स्थापित करना चाहते थे। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे मैजिनी, जिनको मैक्सिनी भी कहा जाता है, जो 1815 के बाद के रूढ़िवादी शासकों का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुए। मैजिनी का जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था। ये एक गुप्त संगठन कार्बोनारी के सदस्य थे। मैजिनी का मानना था कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना ईश्वर की इच्छा है। आप इटली को किसी जंजीरों में या छोटे छोटे राज्य की दीवारों में जकड़कर नहीं रख सकते। मैजिनी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो गुप्त संगठन भी स्थापित किए थे। एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जो रूढ़िवादी शासकों के समय में चांसलर का पद होता था, मैटरनिक थे। मैटरनिक इसे मैजिनी के बारे में कहते थे कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन मैजिनी ने प्रजातांत्रिक राज्यों की स्थापना के अपने सपने को साकार करके दिखाया और रूढ़िवादी शासकों को सत्ता से उखाड़ फेंका। इस प्रकार अपना ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें हमने 4 पॉइंट्स के अंदर इसका अध्ययन किया, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि हमें इसको प्रश्न उत्तर के रूप में अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब तक हम इसको नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह से हमारे मस्तिष्क में, माइंड में बैठेगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हमें तैयार करना है स्टार्टिंग में, जो है कि मध्य 18वीं सदी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति क्या थी। ये मैंने यहाँ स्थिति लिख दिया है, बट आपको लिखना है राजनीतिक स्थिति क्या थी। इसके बाद अगले बिंदु में हमें ये प्रश्न करना है कि कुलीन वर्ग की क्या विशेषताएं थी, उनका रहन सहन कैसा था, वो कौन सी भाषाएं बोलते थे, उनका प्रभाव कैसा था। यूरोप में कुलीन वर्ग की क्या विशेषताएं थी। अगला प्रश्न हमें करना है कि मध्य वर्ग से आप क्या समझते हैं। जो औद्योगिक क्रांति के बाद शहरों के संख्या बढ़ने के बाद व्यापारी वर्ग या सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उनसे संबंधित ये प्रश्न है, क्योंकि क्रांति का सपना इसी वर्ग ने सबसे पहले देखा, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि राजनीतिक रूप से उदारवादी क्या सोचते थे और आर्थिक रूप से उदारवादी क्या सोचते थे। ये दोनों बातें हमें इसमें शामिल करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1815 के बाद नए रूढ़िवाद की क्या विशेषताएं।
ये रूढ़िवाद पुराने से अलग है। ये नेपोलियन के जो मॉडर्नाइजेशन के स्टेप हैं उसको इन्होंने मेंटेन रखा, उनको इन्होंने नहीं बदला। एक बात और मैं याद दिलाता हूं जो हम लेसन में नहीं नोट कर पाए थे, कि इन नए शासकों ने जो 39 राज्यों का नेपोलियन ने संघ बनाया था उसको भी बरकरार रखा। तो नए रूढ़िवाद की क्या विशेषताएं थी ये भी आपको करना है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस पर टिप्पणी लिखो। वियना कांग्रेस क्या थी, उसमें क्या क्या निर्णय हुए, किसने अध्यक्षता की, कौन कौन से नए राज्य स्थापित हुए, ये सब आपको करना है। और लास्ट है, मैथ्सनी का क्या योगदान है, इटली के क्रांतिकारी मैथ्सनी का क्या योगदान है, जो हमने अभी अंत में पढ़ा। बेटा इसके अलावा भी बहुत से एक एक नंबर के छोटे प्रश्न भी इसमें से बनते हैं, जो आप इसकी विस्तार से स्टडी करेंगे और तैयार करेंगे, लेकिन ये आधारभूत प्रश्न भी आपको करने हैं। इस बिंदु में ये बताया गया था कि धीरे धीरे कैसे यूरोप राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है।